हाय, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि जानते हैं कि हम क्वेश्चंस पे कंटिन्यू बात कर रहे हैं और इससे पहले हमने लगभग नहीं, एक्यूरेट हमने 40 क्वेश्चंस पे हम बात कर चुके हैं। और हम बात कर रहे हैं अगस्त में जो एग्ज़ाम हुआ था 2024 को, उस अगस्त के 22 अगस्त का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चंस पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना? तो इससे पहले जो है हम 40 क्वेश्चंस पे डिस्कस कर चुके हैं, 8 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वहाँ जा करके आप देखेंगे और आपको समझ में आ जाएगा, कंटिन्यूटी जो है आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 पर। क्वेश्चन नंबर 41 पे बात करेंगे, हम 40 तक कर चुके हैं, ठीक है ना? तो आइए क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं और साथ ही साथ आप अपना भी अपना जो राय है वो अपना राय भी दे सकते हैं क्वेश्चंस के साथ साथ, ठीक है ना? तो क्वेश्चन नंबर 41 है, जो बात करता है, एक सेकेंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 41 है द करेक्ट हायरार्की ऑफ नीड्स गिवन बाय मैस्लो इज। मैस्लो की थ्योरी आप जानते होंगे, मैस्लो ने अपनी थ्योरी दिया था नीड्स की थ्योरी, है ना? और इस थ्योरी को आप अच्छे तरीके से थ्योरी को पढ़े हैं बहुत बेहतरीन से। और लगभग इन अप्रोक्सीमेट ये थ्योरी जो है 1943 में दिया गया था, मैस्लो ने दिया था हायरार्की ऑफ नीड्स की थ्योरी, जिसमें उसने नीड्स के एक सीक्वेंस को, एक हायरार्की को उस थ्योरी में बताया था। आपने थ्योरी पढ़ा होगा और आपको ये भी जब पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि उस हायरार्की, नीड्स ऑफ हायरार्की जो है, उसमें जो सबसे बेसिक नीड है वो फिजियोलॉजिकल नीड है। फिजियोलॉजिकल नीड सबसे बेसिक नीड है इंसान की। जो सबसे बेसिक नीड है वो फिजियोलॉजिकल नीड्स है, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान। ये फिजियोलॉजिकल नीड्स है, ये बेसिक नीड्स है। और सबसे हाईएस्ट जो इंसान की नीड्स हैं वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो जो सबसे बेसिक है वो फिजियोलॉजिकल नीड्स है, जिसके हिसाब से आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपका सी पहले आता है और ये क्वेश्चन आंसर बन जाएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। यानी अगर आपको इस तरह से मालूम है तो ये सब क्वेश्चंस को बनाने में आपको लगेगा 3 से 4 सेकेंड बस। आपने देखा कि सबसे बेसिक नीड जो है इंसान की वो फिजियोलॉजिकल नीड्स है, यानी जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान। और तो इसलिए सी यहाँ ऑप्शन पहले में है, तो सी आंसर आंसर क्लिक हो गया। और सेकंड में है सेफ्टी नीड्स। जब हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो जाती है तब हम सेफ्टी की बात करते हैं, तब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं। पहले ये होगा, तब सेकंड नंबर पे सेफ्टी नीड्स होगा। जब सेफ्टी नीड्स हमारी पूरी हो जाती है तब हम बात करते हैं नीड्स फॉर बिलोंगिंगनेस। तब हम बात करते हैं सोसाइटी में हम कैसे रहें, समाज में किस तरह से हम इंटरेक्ट करें। जब ये हमारी नीड्स पूरी हो जाती है तब हम बात करते हैं प्रेस्टिज नीड्स पर। प्रेस्टिज नीड्स, और उसने मैस्लो ने अपने उसमें कहा था सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम शब्द का इस्तेमाल किया था, सेल्फ स्टीम। ये दोनों करीब करीब, मतलब करीब करीब आप रिलेटेड है, प्रेस्टिज नीड्स या सेल्फ स्टीम नीड्स। तो मैस्लो ने अपने हायरार्की ऑफ नीड्स में सेल्फ स्टीम शब्द का इस्तेमाल किया था। 4 नंबर में ये है। और जब 4 नंबर नीड्स तक हम पूरा हो जाते हैं तब लास्ट जो है वो 5 नंबर, वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड्स है। तो इस तरह से वो हायरार्की ऑफ नीड्स से मैस्लो की थ्योरी का जो आप पढ़े होंगे, 1943 में उन्होंने अपनी एक थ्योरी दिया था, ठीक है ना? तो आइए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं फिर से कि हायरार्की ऑफ नीड्स अकॉर्डिंग टू मैस्लो थ्योरी, ह्यूमन मोटिवेशन, थ्योरी ऑफ, इसको कहते हैं मैस्लोज थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। इस थ्योरी का नाम था मैस्लोज थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। 1943 में 1943 में उन्होंने अपनी थ्योरी दिया था, मैस्लोज थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, ठीक है ना? उसमें पहला लेवल जो है, लेवल फर्स्ट, जो सबसे लोएस्ट लेवल है, सबसे नीचे का लेवल है ना? सबसे नीचे का लेवल है वो है फिजियोलॉजिकल नीड्स। इस फिजियोलॉजिकल नीड्स में क्या होगा, बेसिक सर्वाइवल नीड्स। जो हमारे पास बेसिक सर्वाइवल नीड्स हैं, वो बेसिक नीड जिसे हम सर्वाइव कर सकते हैं, जी सकते हैं, उसे कहते हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स। फॉर एग्जाम्पल तौर पर फूड, वाटर, शेल्टर, स्लीप, ये क्या है, ये बेसिक सर्वाइवल नीड्स है हमारा, और इसी को कहा गया है फिजियोलॉजिकल नीड्स, लेवल 1। जब ये नीड्स हमारी पूरी हो जाती है, जब ये नीड्स हमारी कंप्लीट हो जाती है, तब हम सेकेंड नीड्स तरफ बढ़ते हैं, उसे कहते हैं सेफ्टी नीड्स। यहाँ बात करते हैं हम सिक्योरिटी की, स्टेबिलिटी की और प्रोटेक्शन की। जब हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो जाती है तब सेकेंड नीड्स पे हम हमारे अंदर एक सेकेंड नीड्स आती है, उसे कहते हैं सेफ्टी नीड्स। अगर
अगर हमारे अंदर फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरा ना हो तो हम सेफ्टी नीड्स की बात नहीं करेंगे। अगर हमें हमारी भूख ना मिटे, हमारी प्यास ना खत्म हो, हमें रहने के लिए घर ना हो, तो उस तब अगर नहीं हो तो फिर हम सेफ्टी नीड्स की बात नहीं कर सकते। जब तक फिजियोलॉजिकल नीड्स कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम सेफ्टी नीड्स पे नहीं आएंगे। तो उसके बाद आ जाता है सेफ्टी नीड, जैसे कि सिक्योरिटी की बात करते हैं, स्टेबिलिटी की बात करते हैं, प्रोटेक्शन की बात करते हैं कि हाँ अब मुझे सिक्योरिटी चाहिए, हाँ हाँ अब मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, ठीक है ना। उसका थर्ड लेवल है नीड्स फॉर बिलोंगिंगनेस। नीड्स फॉर बिलोंगिंगनेस यानी कि सोशल कनेक्शंस, लव, बिलोंगिंग। उसके बाद हम बात करते हैं सोशल कनेक्शन के बारे में। जब सेफ्टी नीड्स पूरी हो जाती है, हम अपने आप को सिक्योर फील करते हैं, प्रोटेक्टिव फील करते हैं, तब हम बात करते हैं सोशल कनेक्शन के बारे में, समाज से जुड़ने के बारे में, समाज से जुड़ाव के बारे में बात करते हैं। तब हम बात करते हैं लव के बारे में, प्रेम मोहब्बत प्रसंग के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये थर्ड नीड्स होता है। जब थर्ड नीड्स कंप्लीट हो जाती है तब उसके बाद आता है लेवल नंबर 4, इसे कहते हैं स्टीम नीड्स। स्टीम नीड्स, स्टीम नीड्स जो है वो जुड़ा हुआ है सेल्फ रिस्पेक्ट से, जुड़ा हुआ है रिकॉग्निशन से, जुड़ा हुआ है स्टेटस से, जुड़ा हुआ है अचीवमेंट से। स्टीम नीड्स यानी कि जब हमारे पास नीड्स फॉर बिलोंगिंगनेस, जब हमारा समाज से कनेक्शन होने लगता है, जब हमारे अंदर प्रेम, जब हम एक रिलेशन में आ जाते हैं समाज से, लोगों से, खुद से, तब हम बात करते हैं स्टीम नीड्स की, तब हम बात करते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट की। अब हम सोचने लगते हैं कि हमें सेल्फ रिस्पेक्ट की जरूरत है, हमें सेल्फ रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, हमें एक पहचान मिलना चाहिए, रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए, हमारे हमारा हमारा एक स्टेटस होना चाहिए, एक स्टेटस, हमारे अंदर एक अचीवमेंट होनी चाहिए, हम कुछ हासिल करें, ठीक है ना। उस नीड्स की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो जो क्वेश्चंस में दिया हुआ था उसे दिया हुआ था प्रेस्टीज नीड्स, है ना, ये मैं लिख दिया हूँ, रिफर्स टू एज प्रेस्टीज नीड्स। क्वेश्चन में लिखा हुआ था प्रेस्टीज नीड्स हेयर, स्टीम नीड्स एंड प्रेस्टीज नीड्स आर रिलेटेड बट डिस्टिंक्ट कंसेप्ट। देखिए जो क्वेश्चन में दिया हुआ था प्रेस्टीज नीड्स और स्टीम नीड्स जो है वो दोनों रिलेटेड है, लेकिन इनका जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल अलग है। अब वहाँ प्रेस्टीज नीड्स दे दिया क्वेश्चंस में, तो पता नहीं क्यों दे दिया, लेकिन खैर मतलब रिलेटेड है शब्द, कोई फर्क नहीं आता है। लेकिन अगर उसको थोड़ा सा इन दोनों शब्द की अगर गहराई में जाएंगे, दोनों शब्द की गहराई में थोड़ा सा फर्क समझ में आता है, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपके सामने में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया ताकि आप थोड़ा सा आपका माइंड जो है वो साफ हो जाए, क्लियर हो जाए। खैर, जब हम 4 नीड्स पूरा कर लेते हैं, जब हम सेल्फ रिस्पेक्ट हमें मिलने लगता है, जब हमारी एक पहचान बन जाती है, जब हमारा एक स्टेटस बन जाता है, जब हम कुछ हासिल कर लेते हैं, तब हम पहुंचते हैं लेवल नंबर 5 से कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे पहुंचते हैं। उससे तब हम पर्सनल ग्रोथ पर डिपेंड काम करते हैं, तब हम फुलफिलमेंट पे काम करते हैं, तब हम रियलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल पे काम करते हैं। और ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है ये हाईएस्ट, सबसे हाई नीड्स है इंसान की, सबसे हाई लेवल है इंसान की। यहाँ हर इंसान नहीं पहुंच सकता है। यहाँ जो इंसान पहुंचता है वो इंसान बनता है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी से लोग यहाँ पहुंच पहुंच पाते हैं। हर लोग के बस की बात नहीं है यहाँ पहुंचना। वो इसे यहाँ जो लोग पहुंचते हैं वो पहुंचते हैं, मदर टेरेसा से लोग पहुंचते हैं यहाँ, मदर टेरेसा से लोग यहाँ पहुंच पाते हैं। यहाँ जो पहुंचते हैं वो पहुंचते हैं बड़े बड़े साइंटिस्ट, जैसे कि कलाम साहब, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोग जो है यहाँ पहुंचते हैं, कलाम साहब जैसे लोग यहाँ पहुंचते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड से। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब है कि खुद को, अब इंसान अपने आप को एक्चुअलाइज कर सकता है, अपने आप को एक ऐसे लेवल पे ले गया जहां इंसान को नीचे की तमाम नीड्स से इंसान मुक्त हो जाता है, फ्री हो जाता है। जैसे कि आप कह सकते हैं महात्मा बुद्ध के बारे में बात कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध जैसे लोग वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स तक पहुंच गए, वहां तक वो लोग पहुंच गए। तो ये है मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स। आपने इसको अच्छे से पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो आपको यहाँ से ये थ्योरी जो है कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है ना। इसलिए जो आंसर है वो आंसर है पहला है सी मतलब है फिजियोलॉजिकल नीड्स, और सेकंड नंबर है ए मतलब है सेफ्टी नीड्स, और उसके बाद है ई मतलब हो गया नीड्स फॉर बिलोंगिंगनेस, उसके बाद है बी मतलब हो गया प्रेस्टीज नीड्स, या उसको आप स्टीम नीड्स भी कह सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद है डी मतलब हो गया सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ओके, तो आई होप आपको बात समझ में आ गया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट
ए पार्ट ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। करिकुलम डेवलपमेंट के जो सीक्वेंस पिछले एग्जाम में भी मतलब क्वेश्चन में पूछा गया था कि करिकुलम डेवलपमेंट का सीक्वेंस क्या है। आपने देखा क्वेश्चन, अगर आप बना रहे होंगे, देख रहे होंगे, तब वो समझ में आ गया होगा कि करिकुलम डेवलपमेंट जो होता है उसका क्या प्रोसेस है, क्या सीक्वेंस है, क्या उसका क्रम है उसका करने का, कि क्या हम पहले एनालिसिस करते हैं, नीड एनालिसिस करते हैं, फिर हम ऑब्जेक्टिव गोल सेटिंग करते हैं, फिर हम मटेरियल तैयार करते हैं, फिर इस तरह की सारे काम हम करते हैं करिकुलम डेवलपमेंट में। तो इसमें पूछता है जो करिकुलम डेवलपमेंट का कौन पार्ट नहीं है, इनमें से कौन पार्ट नहीं है। तो चूजिंग एप्रोप्राइट ट्रांजेक्शन स्ट्रेटजी, यानी कि ट्रांजेक्शनल स्ट्रेटजी, जो ट्रांजेक्शनल स्ट्रेटजी मतलब जो करिकुलम को हम ट्रांजेक्ट करेंगे उसकी जो स्ट्रेटजी जो है उसको चुनना, उसको चूज करना, सही स्ट्रेटजी को चुनना, चूज करना करिकुलम को ट्रांजेक्ट करने के लिए। क्या ये पार्ट है? बिल्कुल ये पार्ट है, ये बिल्कुल पार्ट है। और आपको अगर याद हो तो अगर आपने पढ़ा होगा तो याद रखिए कि ये डिजाइनिंग, करिकुलम को जो डिजाइन करते हैं, डिजाइन ये उसका पार्ट है, डिजाइन करते हैं करिकुलम को, ये उसका पार्ट है। चूजिंग एप्रोप्राइट ट्रांजेक्शन स्ट्रेटजी ये करिकुलम डिजाइनिंग का पार्ट है, हम अभी ये बात करेंगे डिटेल्स में इसके बारे में। अच्छा, उसके बाद है एक्सप्लोरिंग रिलीवेंट लर्निंग एक्सपीरियंस। बिल्कुल, लर्निंग एक्सपीरियंस जो है उसको एक्सप्लोर करना होगा, ये भी है करिकुलम का पार्ट, ये भी है। अच्छा, आइडेंटिफाइंग इफेक्टिव टीचर। देखिए इफेक्टिव टीचर जो है उसको आइडेंटिफाई करना कि कौन बेहतर शिक्षक है, ये करिकुलम डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है, ये बात समझिए। करिकुलम डेवलपमेंट का यह पार्ट नहीं है कि एक बेहतर इफेक्टिव टीचर को आइडेंटिफाई करना, ये करिकुलम डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है। ये अगर हम इफेक्टिव आइडेंटिफाई कर सके इफेक्टिव टीचर को, तो इससे करिकुलम अच्छे तरह से इंप्लीमेंट हो सकता है। समझे कि नहीं समझे? करिकुलम डेवलपमेंट के जो सीक्वेंस है वो इसका ये जो है, ये पॉइंट नंबर 3 ये उसका पार्ट नहीं है, तो आंसर इसका हो जाएगा पार्ट नंबर 3। अच्छा, प्रोग्रेसिव टेस्टिंग ऑफ द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, नहीं ऑब्जेक्टिव जो हमने तय किया था उस ऑब्जेक्टिव को टेस्ट करना, ये पार्ट है। हाँ बिल्कुल पार्ट है, हमने करते हैं ना, हम इवेल्युएट करते हैं ना कि हम जो प्लानिंग किए थे, प्लानिंग के बाद जो हमने ऑब्जेक्टिव बनाया था, वो ऑब्जेक्टिव जो है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको हम इवेल्युएट करते हैं, तो ये बिल्कुल ये भी पार्ट है। तो इस तरह से ये ऑप्शन नंबर 1 है, 2 है और 4 है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करिकुलम का पार्ट, करिकुलम डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है। आइए इसको और समझ लेते हैं अच्छा से। देखिए जो पहला ऑप्शन था एक्सप्लोरिंग रिलेवेंट लर्निंग एक्सपीरियंस, जो लर्निंग एक्सपीरियंस है यहाँ देखिएगा, एक्सप्लोरिंग रिलेवेंट लर्निंग एक्सपीरियंस, ये जो लर्निंग एक्सपीरियंस है ये जो है दरअसल पार्ट ऑफ डिजाइनिंग, मैंने यहाँ कह दिया था डिजाइनिंग, ये नहीं होगा डिजाइनिंग, ये है डिजाइनिंग। यानी कि एक्सप्लोरिंग लर्निंग एक्सपीरियंस जो है ये पार्ट ऑफ डिजाइन, जो हम करिकुलम बनाते हैं ना, हम प्लानिंग करते हैं, फिर पहले नीड एनालिसिस करते हैं, फिर प्लानिंग करते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव तय करते हैं, फिर करिकुलम को डिजाइन करते हैं, फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर उसको एवेल्युएट करते हैं, है ना। तो ये जो एक्सप्लोरिंग रिलेवेंट लर्निंग एक्सपीरियंस जो है, जो लर्निंग एक्सपीरियंस जो है उसको एक्सप्लोर करना जो है, ये पार्ट ऑफ डिजाइन, जो करिकुलम का डिजाइन का जो पार्ट है वो उसका हिस्सा है, ठीक है ना। अच्छा, चूजिंग एप्रोप्रिएट ट्रांजैक्शन स्ट्रेटजीज, जो ट्रांजैक्शन स्ट्रेटजी जो है एप्रोप्रिएट ट्रांजैक्शन स्ट्रेटजी, यानी कि एक बेहतर स्ट्रेटजी इस्तेमाल करना, एक तरीका इस्तेमाल करना, एक बेहतर, ताकि करिकुलम को हम अच्छे से ट्रांजेक्ट कर सके, ये इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट है। इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं करिकुलम को, ट्रांजेक्ट कर रहे हैं करिकुलम को, वो स्ट्रेटजी, वो तरीका, वो बेहतर तरीका, वो एप्रोप्रिएट तरीका, वो एप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी जिससे हम करिकुलम को ट्रांजेक्ट कर सकें, करिकुलम को इम्प्लीमेंट कर सकें। तो ये जो चूजिंग एप्रोप्रिएट ट्रांजेक्शन स्ट्रेटजी जो है ये पार्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है, करिकुलम का जो इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट है ना वो ये है, ये लाइन उसका पार्ट है। अच्छा, प्रोग्रेसिव टेस्टिंग, अब हम टेस्टिंग करेंगे कि करिकुलम मेरा ठीक ठाक से, जो मैंने ऑब्जेक्टिव तैयार किया था वो ऑब्जेक्टिव सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके प्रोग्रेस को टेस्ट करेंगे ऑफ द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, जो हमारे ऑब्जेक्टिव तय किया था उस ऑब्जेक्टिव के अचीवमेंट को, उसके प्रोग्रेस को हम जो टेस्ट करेंगे, ये क्या है, ये पार्ट ऑफ इवेल्युएशन है, ये करिकुलम के इवेल्युएशन का पार्ट है, ठीक है ना। आप समझ गए होंगे, मैं इस तरह से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका दिमाग वाव हो गया होगा, आई होप। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं नहीं पता कि मैं सही समझा पा रहा हूँ कि नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ये सब बातें हैं, ठीक है ना।
और उसमें जो था एक ऑप्शन कि टीचर आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेनिंग, जो टीचर का जो आइडेंटिफिकेशन है एंड ट्रेनिंग आर एसेंशियल फॉर इफेक्टिव करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन, यानी करिकुलम के इम्प्लीमेंटेशन में अगर हम टीचर को आइडेंटिफाई करें, उसको ट्रेनिंग दें, तो हम करिकुलम को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बट आर नॉट पार्ट द करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस। लेकिन ये करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस का पार्ट नहीं है। ये किसका पार्ट है? ये जब हम टीचर को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, टीचर को ट्रेन कर पाएंगे, तो उससे क्या होगा, हम करिकुलम को अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। क्लियर? तो इस तरह से हमारा जो आंसर नंबर नॉट था, पार्ट नहीं था, वो पार्ट नहीं था 3 नंबर, ये पार्ट नहीं है। बाकी ये पार्ट है, ये है और ये है। क्लियर ना? ये इवेल्युएशन का पार्ट है, ठीक है ना, इवेल्युएशन का पार्ट है, इवेल्युएशन का पार्ट है, ये डिजाइन का पार्ट है, और ट्रांजेक्शन जो है वो था, क्या हो गया, ट्रांजेक्शन, ठीक है ना, ट्रांजेक्शन जो है वो इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट, ट्रांजेक्ट करना, ट्रांजेक्ट होता है, इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट है। क्लियर? तो आई होप ये क्वेश्चन को आप अच्छा अरे आराम से समझ गए होंगे और क्लियरली समझ गए होंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। कहता है कि डेव कमिटी रिपोर्ट। अब देखिए, पहले जो हमने जो क्वेश्चंस बना रहे थे, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कर रहा था मैं, आपने देखा होगा, तो वहाँ एक जी ऑप्शन में था डेव, और वहाँ आंसर दे दिया था, यानी कि एक बुक था, जिस बुक का नाम था मैं भूल रहा हूँ, उसमें मैंने रॉबर्ट फ्रोगन ऐसे 1962 में वो किताब लिखा था, राइटिंग से रिलेटेड बुक था, मैं भूल गया वो नाम। उसमें ऑप्शन में डेव था, जो डेव उसका आंसर नहीं होगा। डेव एक कमिटी रिपोर्ट है। डेव कमिटी रिपोर्ट इज स्पेशली फोकस्ड ऑन। अच्छा, ये डेव और भी, वो जो वहाँ डेव था, DAV डेव, वो और भी कोई हो सकते हैं, मैं नहीं जानता हूँ, मैंने बहुत सर्च किया लेकिन वो मिले नहीं हमको। लेकिन यहाँ एक ऐसे कमिटी रिपोर्ट है, डेव कमिटी रिपोर्ट इज स्पेशली फोकस्ड ऑन। ये डेव कमिटी रिपोर्ट जो है वो खास तौर से किस पे फोकस करते हैं, किन किन चीज़ों पे फोकस करते हैं डेव कमिटी रिपोर्ट? आप याद रखिएगा, जो डेव कमिटी रिपोर्ट जो है वो बात करते हैं मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग एट प्राइमरी लेवल, MLL एट प्राइमरी लेवल। अगर आपको ये नहीं समझ में आया होगा, ये एक डॉक्यूमेंट है 4-5 पेज का, वो आपको अगर वहाँ जाएंगे गूगल पे और सर्च करेंगे कि MLL एट प्राइमरी लेवल, तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा कि क्लास 2 से 3, 4 और 5 इन कक्षाओं के बारे में बात की गई है उसमें, कि कम से कम प्राइमरी लेवल पर मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग होनी चाहिए। कक्षा 3, 2, 3, 4, 5, कक्षा 2, 3, 4, 5, उसमें कक्षा 1 क्लास 1 शामिल नहीं है, क्लास 2, 3, 4, 5 शामिल है, ठीक है ना, 4 क्लास शामिल है प्राइमरी लेवल। तो मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, यानी कि इस कक्षा को कम से कम मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग तक हमको सेट करना है। हम उस पर लैंग्वेज पे ध्यान देंगे कि किस तरह से इस कक्षा में हम लैंग्वेज को मिनिमम लेवल तक पहुंचा सकें, मैथ को पहुंचा सकें, इन तमाम चीज़ों पे को पहुंचा सकें। तो आप जाएंगे तो डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा अगर पढ़ने का मन होगा तो, नहीं तो ये बात जो है वो बात करते हैं, डेव कमिटी रिपोर्ट जो है खास तौर से ध्यान देते हैं कि प्राइमरी लेवल में मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग की बात करते हैं एट प्राइमरी लेवल पर, यानी प्राइमरी लेवल पर मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग होनी चाहिए, MLL होनी चाहिए, है ना। और साथ ही साथ अगर आर्ट एंड क्राफ्ट एजुकेशन की बात करते हैं प्राइमरी लेवल पर, तो ये आर्ट एंड क्राफ्ट एजुकेशन जो है प्राइमरी लेवल पर, इस पर बात करता है कोठारी कमीशन 1964 टू 66 बात करता है। और ECC जो है, ECC पे बहुत सारे लोग ने ECCE पे बहुत सारी पॉलिसी ने कमिटी ने बात की है। आप 1986 की जो पॉलिसी है उसको देखेंगे तो वो भी इस पे बात किया है। खास तौर से अगर 2020 जो पॉलिसी आई है हाल फिलहाल में, अगर वो उसको देखेंगे तो वो तो इस पे बहुत ज़्यादा डिटेल से बात किया है। अगर आपने वो पॉलिसी पढ़ा होगा तो आप समझ गए होंगे। अगर ये यहाँ मैं बात करूँ तो बहुत लंबी चौड़ी बातें हो जाएगी, ठीक है ना। तो आइए इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं ताकि आपको बात समझ में आ जाए। द डेव कमिटी वाज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया इन 1992। 1992 में डेव कमिटी को एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है ना। एंड इट्स प्राइमरी गोल, जो प्राइमरी गोल था, जो मुख्य उद्देश्य था, वाज टू इंश्योर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग MLL एट प्राइमरी लेवल ऑफ एजुकेशन। यानी कि जो डेव कमिटी रिपोर्ट, जो डेव कमिटी जो है 1992 में एस्टेब्लिश किया गया था, इसका जो प्राइमरी गोल था वो प्राइमरी गोल था कि MLL
एट द प्राइमरी एजुकेशन लेवल, यानी प्राइमरी एजुकेशन लेवल पर ये जो MLL जो है, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग जो है, वो इम्प्लीमेंट हुआ या नहीं हुआ, इसको इंश्योर करने के लिए ये कमिटी बनाई गई थी। एमिंग टू सेट क्लियर स्टैंडर्ड्स एंड आउटकम्स फॉर स्टूडेंट्स लर्निंग, और इसका जो एम था वो एम था कि क्लियर स्टैंडर्ड्स एंड आउटकम्स फॉर स्टूडेंट्स लर्निंग, यानी स्टूडेंट्स की लर्निंग का आउटकम और क्लियर स्टैंडर्ड्स उसको तय करना था, सेट करना था, है ना, डेव कमेटी को। तो ये डेव कमेटी ने इस पर इसका मेन फोकस इस बात पर था, ठीक है ना। उसके बाद जो फिर दूसरा पॉइंट देखिएगा, द कोठारी कमीशन ऑफिशियली नोन एज द एजुकेशन कमीशन, जिसे कह सकते हैं आप कोठारी कमीशन, जिसे आप एजुकेशन कमीशन के नाम से भी कह सकते हैं, 1964 to 66 में जो आया था, वाज वन ऑफ द की रिकमेंडेशन। इसके कई सारे रिकमेंडेशन थे, लेकिन जो की रिकमेंडेशन थे, जो मुख्य रिकमेंडेशन थे, वो थे इंक्लूजन ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट एजुकेशन एट द प्राइमरी लेवल, यानी कि प्राइमरी लेवल में आर्ट एंड क्राफ्ट एजुकेशन को शामिल करना। किसका किन्होंने कहा था? कोठारी कमीशन ने कहा था 1964 टू 1966। इनका जो रिकमेंडेशन था, की रिकमेंडेशन, वो ये था कि प्राइमरी लेवल तक जो है वो आर्ट और क्राफ्ट एजुकेशन को शामिल करना, रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशंस एंड एस्थेटिक डेवलपमेंट इन द चिल्ड्रंस ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इन्होंने कहा कि इनकी जो बच्चे हैं, बच्चे के ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट पर इसका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा कि अगर बच्चे को हम एट द प्राइमरी लेवल पर आर्ट एंड क्राफ्ट एजुकेशन में शामिल करें, तो इससे जो है बच्चे के अंदर क्रिएटिव एक्सप्रेशंस देखने को मिलेंगे, एस्थेटिक डेवलपमेंट बच्चे के अंदर होगा, और साथ ही साथ बच्चे के अंदर ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। इसलिए कोठारी कमीशन का रिकमेंडेशन था कि प्राइमरी लेवल तक आर्ट एंड क्राफ्ट एजुकेशन को शामिल किया जाना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका आंसर तो डेव कमेटी रिपोर्ट जो है खासतौर से फोकस किया था MLL एट प्राइमरी लेवल, ये तो आप समझ गए 1992 में बना गया था। और साथ ही साथ जो आर्ट एंड क्राफ्ट एजुकेशन की जो एट प्राइमरी लेवल की बात की थी, इसमें बात किया था कोठारी कमीशन 1964 टू 66, ठीक है ना। और ECC की बात जो है आप 2020 पॉलिसी जो अगर पढ़ेंगे तो वहां आपको ECCE के बारे में अच्छे से जानकारी मिल जाएगा। क्लियर ना? तो आई होप ये क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझ गए होंगे। आइए हम नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 का, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 44 है, कहता है कि एक क्लास टीचर एडमिनिस्टर्ड थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट TAT टू ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स टू एसेस देयर। एक क्लास टीचर है, वो TAT थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट एक स्टूडेंट्स के ग्रुप पर अप्लाई करना चाहते हैं, एडमिनिस्टर करना चाहते हैं। तो वो दरअसल वो क्या एसेस करना चाहता है बच्चों से, TAT से क्या एसेस हो सकता है, क्या जांच हो सकता है। दरअसल TAT जो है वो एक पर्सनालिटी टेस्ट है, पर्सनालिटी टेस्ट है, ठीक है ना। TAT जो है वो एक पर्सनालिटी टेस्ट है। तो इससे जो है बच्चों की पर्सनालिटी हम टेस्ट कर सकते हैं TAT से। आप जानते हैं कि पर्सनालिटी टेस्ट जो है वो दो तरह के होते हैं, एक प्रोजेक्टिव होते हैं, एक नॉन प्रोजेक्टिव होते हैं। हम बात करेंगे उसके बारे में, कभी क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो हम बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है ना। और अचीवमेंट जो कैसे अचीवमेंट बच्चे का कैसे पता कर सकते हैं, उसका तो हम बच्चे से एग्जाम ले सकते हैं तो बच्चे का अचीवमेंट पता चल जाएगा। अवेयरनेस कैसे पता कर सकते हैं बच्चे का कि बच्चा कोई चीज़ के बारे में कोई जानता है कि नहीं जानता है, तो उसके लिए तो हम एक क्वेश्चनियर तैयार कर सकते हैं ताकि बच्चे का अवेयरनेस पता कर सके। बच्चे का एटीट्यूड कैसे पता कर सकते हैं, एटीट्यूड पता करने के लिए कई सारे टूल्स हैं, लेकिन उसमें एक लिकर्ट स्केल है जिसके जरिए बच्चे का एटीट्यूड आप पता कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए डिटेल से थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट TAT, थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट TAT, द TAT इज ए प्रोजेक्टिव साइकोलॉजिकल टेस्ट। मैंने पहले ही कहा था ना, टेस्ट जो है साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है वो दो तरह के हैं, एक है प्रोजेक्टिव, एक है नॉन प्रोजेक्टिव। उस पर हम बात करेंगे प्रोजेक्टिव नॉन प्रोजेक्टिव पे अगर टॉपिक आएगा तो। फिलहाल तो अभी आइए हम सिर्फ बात कर रहे हैं TAT पर। तो TAT इज ए प्रोजेक्टिव साइकोलॉजिकल टेस्ट डेवलप्ड बाय हेनरी ए मूरे एंड क्रिस्टियाना डी मॉर्गन।
अब ये सब बात को आपको नोट करने वाली है, ये सब जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, सब इंपॉर्टेंट बातें आपको नोट करने के लिए है कि टीएटी जो है हेनरी ए मोरे एंड क्रिस्टियाना डी मॉर्गन ने इसको दिया था। एक सेकेंड थोड़ा सा, ओके एवरीथिंग इज ओके, चलिए। तो दिया था इन विच इंडिविजुअल्स आर शोन एम्बिगुअस और अस्पष्ट इमेजिन्स एंड, एक सेकेंड, ओके, तो इन विच इंडिविजुअल्स आर शोन एम्बिगुअस इमेजेस एंड आस्क टू क्रिएट स्टोरीज अबाउट देम। इसमें क्या होता है टीएटी में, एक इंडिविजुअल्स जो है कोई व्यक्ति एक इमेज दिखाते हैं, सोन एम्बिगुअस इमेज, एक अस्पष्ट इमेज तस्वीर बच्चे को दिखाते हैं, एंड आस्क टू क्रिएट स्टोरीज अबाउट देम, और बच्चे से कहा जाता है कि इस इमेज को देख करके एक स्टोरी क्रिएट करो, एक कहानी बनाओ, ठीक है ना। द रिस्पॉन्स आर एनालाइज्ड टू अनकवर अंडरलाइनिंग मोटिव्स, फीलिंग्स एंड थीम्स, प्रोवाइडिंग इंसाइट इनटू देयर पर्सनैलिटी ट्रेट्स, नीड्स एंड इमोशनल फंक्शंस। और जब मन हमें कोई इंसान एक इमेज दिखाता है और अस्पष्ट इमेज, एम्बिगुअस इमेज दिखाता है, और बच्चे से कहता है कि आप इस इमेज को देख करके एक कहानी, एक स्टोरी बनाएं, और उस स्टोरी जो बच्चे लिखते हैं उस स्टोरी को हम एनालाइज करते हैं, ठीक है ना। और उस एनालाइज स्टोरी को एनालाइज करके हमें उसके अंदर हमें मोटिव्स, फीलिंग्स एंड थीम्स प्रोवाइड इंसाइट इनटू देयर पर्सनालिटी। जो उस स्टोरी के अंदर जो मोटिव होता है, जो फीलिंग्स होते हैं, जो थीम्स होते हैं, ये थीम्स, ये फीलिंग्स, ये मोटिव जो है वो हमें प्रोवाइड करता है इंसाइट इनटू देयर पर्सनालिटीज ट्रेट्स। बच्चे के अंदर के पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में ये हमें बताता है कि बच्चे की नीड्स क्या है, इमोशंस क्या है, फंक्शंस क्या है, समझे ना। उस स्टोरी जो बच्चे लिखते हैं उस स्टोरी के अंदर कुछ मोटिव्स होता है, कुछ फीलिंग्स होते हैं, कुछ थीम्स होते हैं। ये मोटिव्स, ये फीलिंग्स, ये थीम जो है वो हमें बताता है कि बच्चे की पर्सनालिटी ट्रेट क्या है, बच्चे की नीड्स क्या है, इमोशंस क्या है, फंक्शंस क्या है। ये कहते हैं टीएटी, प्रोजेक्टिव साइकोलॉजिकल टेस्ट, ठीक है ना। उसके बाद है लिकर्ट स्केल। लिकर्ट स्केल ए वाइडली यूज्ड स्केल टू मेजर एटीट्यूड्स। ये लिकर्ट स्केल का इस्तेमाल बहुत जगह किया जाता है, आप जानते हैं। इसमें हम एटीट्यूड्स पता कर सकते हैं, ओपिनियन पता कर सकते हैं, बिहेवियर पता कर सकते हैं किसी का। It typically consists of series of statements and response options ranging from strongly agree टू स्ट्रांगली डिसएग्री। अब जानते हैं ना कि जब लिकर्ट स्केल जो है वो एक स्टेटमेंट का सीरीज है, कई सारे स्टेटमेंट हम देते हैं, और वो स्टेटमेंट जो है उस स्टेटमेंट पढ़ करके उस स्टेटमेंट से आप कितने एग्री करते हैं और कितने एग्री नहीं करते हैं वो आप उस पर मतलब रिस्पॉन्स देते हैं, और इसके जरिए जो है हम आपका एटीट्यूड, आपकी ओपिनियन, आपका बिहेवियर जो है वो पता करते हैं लिकर्ट स्केल से, ठीक है ना। और क्वेश्चनियर का इस्तेमाल कर सकते हैं आप में अवेयरनेस पता करने के लिए, सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चनियर। कुछ क्वेश्चनियर आप खुद बना सकते हैं, उसे कहते हैं सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चनियर, डिजाइन टू मेजर अवेयरनेस अबाउट स्पेसिफिक टॉपिक और इशूज। यानी कोई खास टॉपिक, कोई खास इशू पे अगर आपको कोई अवेयरनेस पता करना है किसी का, तो आप उस पर एक सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चनियर तैयार कर सकते हैं। तो क्वेश्चनियर से जनरली हम अवेयरनेस पता करने की कोशिश करते हैं। लिकर्ट स्केल से इन जनरली हम एटीट्यूड्स, ओपिनियंस, बिहेवियर जो है वो पता करने की कोशिश करते हैं। और टीएटी से बच्चे की पर्सनालिटी, साइकोलॉजिकल टेस्ट है वो उससे बच्चे की पर्सनालिटी जो है वो हम पर्सनालिटी ट्रेट्स जो है वो हम पता करने की कोशिश करते हैं। क्लियर ना। तो आइए आगे। तो इस तरह से हो गया आपको 44 का हो गया पर्सनालिटी आंसर, है ना, टीएटी पर्सनालिटी आंसर। क्लियर ना। ओके आगे बात करते हैं हम 55, क्वेश्चन नंबर 55। फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस आपने पढ़ा होगा, फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। अगर नहीं पढ़े होंगे तो बड़ा मुश्किल की बात है, क्वेश्चंस तो हमेशा 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 यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, कहता है कि 10th कैटेगरी ऑफ फ्लेंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस इज रिलेटेड टू। जो फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस जो है उसके 10th कैटेगरी क्या है, 10th कैटेगरी जो है वो किससे रिलेटेड है। आप जानते हैं कि फ्लेंडर जो है उन्होंने अपनी एक थ्योरी दिया है, उस थ्योरी आप कह सकते हैं, उसे कह सकते हैं वर्बल कम्युनिकेशन की। इस पर ध्यान दीजिएगा आप, फ्लेंडर बात करता है वर्बल कम्युनिकेशन की, है ना, वर्बल कम्युनिकेशन पे जोर देते हैं।
क्लासरूम में वर्बल कम्युनिकेशन की बात करते हैं वो, है ना। और उन्होंने ये थ्योरी दिया था, उसको थ्योरी का एक कैटेगरी में डिवाइड किया है, हम आगे बात करेंगे। 19 लगभग नहीं 1950 में बात दिया था उन्होंने थ्योरी को, फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस थ्योरी उसे कहते हैं। उस पर उन्होंने जोर दिया था वर्बल कम्युनिकेशन पर, है ना, नॉन वर्बल पर नहीं। इसी बीच में डिबेट भी है, हम गैल्वो उसका नाम क्या है, गैल्वो ऐसे कुछ नाम है जो बात करता है, खैर हम उसके बारे में बात करेंगे। तो 10th कैटेगरी ऑफ फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस जो है वो, उसकी जो 10th कैटेगरी है वो किससे रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है वो 10th कैटेगरी, ठीक है ना। तो वो रिलेटेड किससे है, वो रिलेटेड है आपका साइलेंस एंड पॉज और कंफ्यूजन से। साइलेंस एंड पॉज और कंफ्यूजन से कैसे, आइए डिटेल से समझते हैं इस बात को, ताकि आप याद रखें, आप भूले नहीं इस क्वेश्चंस को। पूरे नोट्स बना कर रखेंगे, जो मैंने आपके सामने में जो थ्योरी प्रेजेंट कर रहा हूँ उसका नोट्स आपके पास होना चाहिए, इन्हें कि मतलब ऐसे ही देख सुन लिए बात खत्म कर दी है। आइए, तो फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम, इसे FIACS कहते हैं, फ्लेंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरीज सिस्टम, FIACS was created by Ned A. Flanders। इसको नेड ए फ्लेंडर्स ने बनाया था एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा इन द 1950s। 1950s में 1950 में नेड ए फ्लेंडर्स जो अब यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा में जो पढ़ते थे या फिर वहीं थे, उन्होंने ये एनालिसिस जो है FIACS एनालिसिस जो है वो क्रिएट किया। द FIACS is a primarily concerned with the emotional climate of classroom resulting from verbal interactions between teacher and students। इस बात को आप नोट कीजिएगा, ये टीचर और स्टूडेंट्स के बीच जो है वो वर्बल इंटरेक्शन है, वर्बल इंटरेक्शन। ये जो FIACS जो है वो बात करता है टीचर और स्टूडेंट्स के बीच वर्बल इंटरेक्शन, वर्बल नॉन वर्बल नहीं, वर्बल इंटरेक्शन की बात करता है, ठीक है ना। और इससे जो है एक इमोशनल क्लाइमेट जो है वो क्लासरूम में क्रिएट होता है, एक इमोशनल क्लाइमेट क्लासरूम में क्रिएट होता है, ठीक है ना। तो द ओरिजिनल FIACS कंसिस्ट ऑफ 3 सब कैटेगरीज। जो उनका जो थ्योरी है, जो FIACS की थ्योरी जो है, उन्होंने अपनी थ्योरी को 3 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया है। वो क्या है कैटेगरीज, हम आगे देखते हैं। पहला जो उन्होंने कैटेगरी रखा उसको कहते हैं टीचर टॉक, याद रखिएगा, लिखिएगा भी फटाफट आप लोग, टीचर टॉक, ठीक है ना। दिस कैटेगरी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू डायरेक्ट टॉक एंड इनडायरेक्ट टॉक। पहला है कैटेगरी टीचर टॉक्स, ठीक है ना। और इस कैटेगरी को आगे डिवाइड किया गया है डायरेक्ट टॉक एंड इनडायरेक्ट टॉक। डायरेक्ट टॉक में क्या है, डायरेक्ट टॉक को जो फिर डायरेक्ट टॉक को फिर सब कैटेगराइज किया गया है ऑफ डायरेक्ट टॉक को, समझिए। टीचर टॉक को 2 भागों में डिवाइड किया गया, एक है डायरेक्ट, एक है इनडायरेक्ट। फिर डायरेक्ट टॉक को फिर आगे डिवाइड किया गया है सब कैटेगरीज में। उसमें पहला है लेक्चर, दूसरा है गिविंग डायरेक्शन, तीसरा है क्रिटिसाइजिंग और जस्टिफाइंग अथॉरिटी, ठीक है ना, याद रखिएगा। डायरेक्ट टॉक में है लेक्चर, गिविंग डायरेक्शन, क्रिटिसाइजिंग और जस्टिफाइंग अथॉरिटी। और इनडायरेक्ट टॉक जो है उसमें है, उसको जो फिर उसको डिवाइड किया है सब कैटेगरीज में, वो है एक्सेप्ट फीलिंग्स, प्रेज और इंकरेजमेंट, एक्सेप्ट और यूजेस आइडियाज ऑफ पीपुल्स एंड आस्किंग क्वेश्चन। डायरेक्ट टॉक जो है उसको 3 हिस्सों में फिर डिवाइड किया, लेक्चर, गिविंग डायरेक्शन, क्रिटिसाइजिंग और जस्टिफाइंग अथॉरिटी। और फिर इनडायरेक्ट टॉक को फिर आगे डिवाइड किया है एक्सेप्ट फीलिंग्स, प्रेज और इंकरेजमेंट, एक्सेप्ट्स और यूजेस ऑफ आइडियाज ऑफ पीपुल्स एंड आस्किंग क्वेश्चन। यानी कि इसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया, यानी 4 और 3 ये 7 हो गया, ठीक है ना, देखिएगा 7। आगे फिर उन्होंने किया स्टूडेंट टॉक्स, ये हो गया टीचर टॉक्स एक, ये हो गया स्टूडेंट टॉक्स 2, ठीक है ना। स्टूडेंट टॉक्स को उन्होंने दिस कैटेगरी इंक्लूड्स, इसमें 2 कैटेगरीज डिवाइड किए, पीपुल टॉक इन इनिशिएशंस एंड पीपुल टॉक रिस्पॉन्स। ये 2 है, 1 और 2, तो ये हो गए इसमें 2। और लास्ट है साइलेंस।
दिस कैटेगरी इंक्लूड कंफ्यूजन और पॉज। ये कंफ्यूजन और पॉज का सिचुएशन है एक। तो ये हो गया 7, 2 9, 1 10। 10 हिस्सों में इन्होंने अपने पूरे FIACS को डिवाइड किया है, जिसमें टीचर टॉक, स्टूडेंट टॉक और साइलेंस है। तो ये साइलेंस जो है वो 10th कैटेगरी है, जिसके बारे में बात किया था। साइलेंस में कंफ्यूजन और पॉज का सिचुएशंस आते हैं। जब इस थ्योरी को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से कि ये लेक्चरिंग क्या है, गिविंग डायरेक्शंस क्या है। मैंने आपको पॉइंट आउट कर दिया है ताकि आप उसको लिख के रखें अच्छे से। अच्छा, नोट में है साइलेंस यानी कंफ्यूजन और पॉज इज द लास्ट और 10th कैटेगरीज ऑफ फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरीज सिस्टम FIACS। और ये साइलेंस जो है वो FIACS का जो है वो 10th और लास्ट कैटेगरी है। तो इस तरह से आप याद करेंगे। क्या आपको क्या लिखना है? आपको अपने कॉपी में लिखना है कि जो फ्लेंडर जो है इंटरेक्शन एनालिसिस जो है, इसे कह सकते हैं FIACS जो है, इन्होंने अपनी पूरे एनालिसिस इंटरेक्शन को बांटा है टीचर टॉक में, टीचर टॉक, ठीक है ना, टीचर टॉक में। और इस टीचर टॉक को फिर डिवाइड किया है 2 भागों में। एक हो गया डायरेक्ट टॉक, और एक है इनडायरेक्ट टॉक, ठीक है। और डायरेक्ट टॉक जो है उसको डिवाइड किया गया है आगे, जिसे आप कह सकते हो लेक्चर में, फिर उसको डिवाइड किया है गिविंग डायरेक्शन, फिर डिवाइड किया है क्रिटिसाइज, 3 हो गया। फिर इनडायरेक्ट टॉक जो है उसमें 4 पॉइंट है। एक्सेप्ट फीलिंग, फिर है प्रेज, फिर है एक्सेप्ट आइडिया, फिर है लास्ट में हो गया आस्किंग क्वेश्चन, ठीक है ना। और ये उसके बाद है स्टूडेंट टॉक्स। इसको डिवाइड किए हैं इन्होंने 2 हिस्सों में। पहला है पीपुल टॉक इनिशिएशन, और उसके बाद दूसरा है पीपुल टॉक रिस्पॉन्स, ये है इनिशिएशन, ठीक है। और लास्ट में जो है वो है साइलेंस, जहां ये बात करते हैं कंफ्यूजन की एंड पॉज की, ठीक है ना। तो इस तरह से उन्होंने अपने पूरे सिस्टम को यहाँ 7 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1, इस तरह से 10 में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। तो इसलिए ओके, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा साइलेंस। यहाँ टीचर टॉक जो है इसमें आपने देखा यहाँ 7 पॉइंट है, इसमें जो है 2 पॉइंट है। और ये जो एक्सेप्ट द आइडियाज ऑफ पीपुल जो है, ये एक्सेप्ट द आइडियाज ऑफ फीलिंग्स है एंड आइडियाज ऑफ पीपुल जो है, ये इनडायरेक्ट टॉक में है, ये टीचर टॉक में ही शामिल है। ये जो है ये पॉइंट जो है वो टीचर टॉक में ही शामिल है, ठीक है ना। तो इस तरह से उन्होंने अपने पूरे कैटेगरी को डिवाइड किया है, अपने फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस को इस तरह से उन्होंने डिवाइड किया है। तो आई होप आप बात को समझ गए होंगे डिटेल्स से, और इतना आप लिख कर रखें, पॉइंट को लिख कर रखें, समझ जाएं अच्छे तरीके से। यहाँ इस पूरे चीज़ों को लिख कर रखें अच्छे से अपने कॉपी में, और पॉइंट बाय पॉइंट उसको बना ले ताकि आपको आसानी हो। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 45। तो आई होप आप समझ गए होंगे अच्छे से। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 से, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और आप जो है परेशान हो जाएंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे। ओके बाय।